स्टूडेंट्स, माय नेम इज शफकत अली। चैप्टर नंबर 17 का आर्टिकल 17.3 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सॉलिड को अगर बैटरी अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रख दें, तो उसके अंदर उसकी बिहेवियर में क्या क्या चेंजिंग आएगी, क्या वो सॉलिड्स उसमें से करंट पास करवाएगा, क्या वो सॉलिड उसमें करंट पास नहीं करवाएगा। तो सिंपल, अगर हम यूँ कर दें, अगर एक आपके पास कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, उसको हम उसके साथ हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखेंगे, एक आपके पास प्लास्टिक मटेरियल है, एक प्लास्टिक की कोई आपके पास चीज़ है, प्लास्टिक की आपके पास कोई वायर है, या आपके पास कोई वुड लकड़ी का कोई टुकड़ा है, लकड़ी की कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, अगर आप उसको बैटरी कनेक्ट कर दें तो हम देखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते। तो इसी की बिहाफ पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को, यानी कि किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी की बिना पे हम उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो कंडक्शन से मुराद हम यहाँ पर लेते हैं कि आपके पास लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल 13 में हमने स्टडी किया था, वो क्या आपके पास था, रेजिस्टिविटी। और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, वो तो अब जो ओहम मीटर होता है। लेकिन हम यहाँ पर कंडक्शन की बिहाफ पे बात कर रहे हैं, तो कंडक्शन का यूनिट डेफिनेटली इसके उल्टे ही होगा, और उसको हम क्या कहेंगे कि उसका यूनिट होगा आपके पास पर ओहम पर मीटर, या ओहम मीटर के ऊपर हम इनवर्स डाल देते हैं, तो उसका मतलब भी पर ओहम पर मीटर ही होता है। तो इस की फॉर्म में हम इसको सॉलिड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करती है? कंडक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं? कंडक्टर आमतौर पे हम उसको मेटेलिक, जो आपके पास चीज़ें होती हैं, मेटल की चीज़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं कि उसके अंदर आराम से करंट फ्लो कर सकता है। तो मेटल्स की बात करते हैं एक्चुअली, तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑर्डर होता है उसका 10⁻⁷ पर मीटर। और इसी के साथ अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर का जो ऑर्डर है उसकी कंडक्टिविटी का वो 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻20 होता है। और इस चीज के अंदर हम ये भी देखेंगे, इस आर्टिकल के अंदर हम ये भी देखेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, किस बिहाफ पे इसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर कौन सी एग्जांपल है? सेमीकंडक्टर में हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम आ सकती है, या ग्रुप 4 के बहुत सारे एलिमेंट या इसके नेबरिंग एलिमेंट भी इसमें शुमार होते हैं, वो भी आ सकते हैं। इंसुलेटर हमारे पास प्लास्टिक है, वुड है, आमतौर पर ये कंपाउंड मटेरियल्स होते हैं। तो क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी थ्योरी इस पे वर्क करेगी और कौन सी थ्योरी इस पे वर्क नहीं करती? आमतौर पे ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं ओल्ड थ्योरी है, ये वाली ओल्ड थ्योरी है, और ये आपके पास बच्चों न्यू थ्योरी है। यानी कि ओल्ड थ्योरी कौन सी थी? फ्री इलेक्ट्रॉन वाली, लास्ट पहले पढ़ा करते थे हम इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो न्यू थ्योरी का नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी, जो अब इस्तेमाल होती है। इसकी बिहार पे हम जो नेक्स्ट हम इसकी जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और इन फ्यूचर पढ़ेंगे, वो एनर्जी बैंड थ्योरी को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो ये जो हमारे पास ओल्ड थ्योरी थी, इसको दिया था बोहर ने, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल की बिहार पे इसको स्टडी करते थे, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होती। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो एनर्जी बैंड थ्योरी है। ये जो ओल्ड थ्योरी थी, फिर इलेक्ट्रॉन की थ्योरी थी, ये दी थी पी ड्रूड ने दी थी। और ये जो न्यू थ्योरी है, एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये फेलिक्स ब्लॉक ने दी थी। इसको आपने फेलिक्स ब्लॉक ही पढ़ना है, फेलिक्स ब्लोच नहीं पढ़ना। अल्लाह करे हमारे ब्लोच लोग जो हैं उनका नाम पे कभी हमें किताबों में इसको पढ़ें, वो अल्लाह करे वो आगे आए, हम भी मज़ीद इसमें तरक्की करें। तो कैन एक्सप्लेन, क्या मतलब क्या है? क्या इसमें ओल्ड थ्योरी में
क्या जितनी भी ये हैं कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को डिफाइन करते थे, हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन नहीं करते थे। तो लेकिन जो हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसमें हम कंडक्टर को भी, इंसुलेटर को भी और सेमीकंडक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन सी आजकल एप्लीकेबल है, कौन सी इस्तेमाल हो रही है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाली अमूमन इस्तेमाल नहीं हो रही है अब, और जो एनर्जी बैंड वाली है वो हम उसको फर्दर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, एमसीक्यू भी इसमें आते हैं, हम इसमें एमसीक्यू भी स्टडी करेंगे साथ साथ ही। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में अमूमन उसको डिस्कस करने से पहले ये मेरे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है आमतौर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी शेल के अंदर। शेल भी देखेंगे, शेल क्या होते हैं, सभी शेल क्या होते हैं, स्टेट्स इसे कहते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आमतौर पे फार्मूला इस्तेमाल होता है कैपिटल N इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो सा सिंगल n है, स्मॉल n है, ये इंडिकेट करता है ये वाले जो है आपके पास है शेल्स हैं। इन शेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास कैपिटल N को शो करेंगे आमतौर पे, जो है वो इसमें 2, 18, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास बच्चों यहाँ पर एक आइसोलेटेड एटम है। लेट्स सपोज आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के करीब 3 जो इसका जो आपके पास ऑर्बिट है वो है K है, सेकंड L है, और उसका फोर्थ जो उससे आगे वाला है वो आपके पास M होगा, उससे आगे वाला आपके पास कोई N होगा। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास ये वाला जो सा शेल है, इसके अंदर अमूमन हम कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि उस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल के अंदर कम से कम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो इससे आगे वाला है उसको हम KLM यानी कि M वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला होता है आपके पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर। अमूमन K और L जो होते हैं वो होते हैं आपके पास मतलब कंप्लीटली ही फील्ड होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है इसको हमने यहाँ पर वैलेंस शेल का नाम दिया है। ये वैलेंस शेल होता है अमूमन ये जो होता है पार्शली भी होता है, पार्शली फील्ड भी होता है, या ये एम्प्टी भी हुआ करता है, कंप्लीटली फुल अमूमन कम नहीं होता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास K और L जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। तो K और L अगर कंप्लीटली फील्ड है तो इसको हम यहाँ पर यूं करते हैं कि इसको हम शेड कर देते हैं इस पोर्शन को, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोर। यानी कि ये क्या होता है, ये भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम ही हिस्सा लेते हैं। जो M है वो केमिकल रिएक्शन में ज्यादा हिस्सा लेता है। एक और यहाँ पर एटम ले लिया, वो भी आइसोलेटेड ही एटम लिया हमने, यही इसकी भी वही इसके शेल है KLM। तो हाँ, एक और बात, यहाँ पर ऑर्बिट में और शेल में फर्क क्या होता है? तो बच्चों ऑर्बिट में और शेल में यहाँ पर सिंपल है कि एन ऑर्बिट कैन हैव मैनी नंबर्स of shell but shell have same energy level सी। तो यानी कि एक जो आपके पास ऑर्बिट है उसके अंदर काफी सारे शेल हो सकते हैं, लेकिन उस शेल के अंदर जितनी भी एनर्जी लेवल्स है, वो एनर्जी लेवल्स के अंदर जितनी भी उनकी एनर्जी लेवल्स में एनर्जीज वगैरह है, वो एनर्जी उनकी सबकी ही सेम होनी चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, हम इसको आम सेम ही मीनिंग लेते हैं। ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो होता है वो ऑर्बिट लाता है। वो ऑर्बिट आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल, और ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल में ग्रुप्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल का नाम देते हैं। लो बच्चों इसमें देखें, अगर आपने यूं कह लें आप कि आपके पास जो फर्स्ट शेल है, ये वाला शेल है, इसको आप कह लें ये E1 है, एनर्जी लेवल है यहाँ पर, इसको आप कह लें ये E2 है, इसको आप कह लेंगे ये आपके पास E3 है। इस तरह ये वाला आपके पास है, फर्स्ट वाला E1 है, सेकंड वाला E2 है, 3 वाला E3, ये एनर्जी लेवल्स है इसकी। अब हुआ क्या
ये भी एक आइसोलेटेड एटम था, ये भी एक आइसोलेटेड एटम था। इस आइसोलेटेड हमने क्या कर दिया, ये आइसोलेटेड एटम उठा के इसके हम करीब लेके चले गए। जब इसके हम करीब लेके चले गए, अब हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास के शेल है, ये वाला हमारे पास शेल है, ये तो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, इसकी काफी सारा इन्फ्लुएंस है के शेल के ऊपर, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है। लेकिन और यहाँ पर भी कुछ ऐसे सूरत हाल ही है, ये वाला भी ऐसे ही बाउंड है। ये जो है के जो है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लगाता है, फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स लगाएगा, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये इवन ये दोनों थे, अब ये अलग अलग एनर्जी लेवल नहीं रहेंगे, बल्कि ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जब और इसी स्प्लिट को अब हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स। जब दो एटम को करीब लेकर आते होते हैं तो हमारा सिंगल एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, तो उसको हम स्टेट्स का नाम देते हैं। अब देखें, ये सिंगल लेवल था, ये भी सिंगल लेवल था, ये दोनों लेवल्स आपस में स्प्लिट हो गए हैं, एक नया उसने लेवल क्रिएट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट्स का नाम देते हैं। व्हेन सिंगल एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू टू लेवल, देन वी से इट स्टेट्स, तो हम उसको स्टेट्स का नाम देते हैं। और एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो आई थिंक सो कि आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड एटम था, ये भी आपके सिर्फ दो मिलाए हमने, दो मिलाए तो हमने बिहेवियर देखा, उसमें बिहेवियर में क्या चेंज आती है, स्टेट्स आपके पास बन जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सारे चीजें लेके आते हैं, यानी कि हम बहुत सारे एटम्स लेके आते हैं। अब जब बहुत सारे एटम्स नंबर लेके आएंगे, यानी कि आप n जो है ना वो नंबर्स लेके आएंगे, n नंबर्स ऑफ एटम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, करीब सारे ले आएंगे। अब क्या होगा कि एक ये सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा। देखिए आपके पास जस्ट इस के ने इस के के साथ शेयरिंग की थी, तो आपके पास क्या बने थे, दो लेवल बने थे। अब क्या होगा आपके पास, फिर ये जो है एक के साथ दूसरा के, तीसरा के, चौथा के, आपके पास बहुत सारे लेवल बन जाएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह बनेंगे, यानी कि आपके पास एक सॉलिड मटेरियल यहाँ पर बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे एनर्जी बैंड की फॉर्म में आ चुका है। तो एनर्जी बैंड हम यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये एनर्जी बैंड बन जाए। फेलिक्स ब्लॉक ने ये कंसेप्ट दिया था, जब आपके पास नंबर्स ऑफ एटम्स आ जाएं तो वो कंबाइंड होते हैं, तो उसमें फिर जो हमारे पास ये जो वैलेंस बैंड है, तो ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी एक स्टेट बन जाती है। लेट्स सपोज आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसको हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं, ये आपके पास कोर है इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो चुके हैं। ये वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसको बोलते हैं वैलेंस स्टेट या कंडक्शन स्टेट, या वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। तो दरमियान में एक बड़ा क्लियर सा गैप बन जाता है बच्चों। ये कब बनता है, जब आपके पास नंबर्स ऑफ एटम्स आपके पास करीब आते हैं, तब ये आपके पास वैलेंस बैंड जो लास्ट में जो है, ये वाला वैलेंस बैंड है, इसमें एक गैप क्रिएट होता है। वो गैप क्रिएट होता है, एक गैप क्रिएट होता है, वैलेंस बैंड है, उससे जरा कुछ फासले पे एक गैप क्रिएट होता है, जिसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं या कंडक्शन स्टेट का नाम देते होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इसमें इसी की बिहाफ पे हम उसको कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को, इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर हम बनाते हैं यहाँ पर इनके दरमियान में, इससे पहले इनके दरमियान में एक गैप आता है, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ही हम कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ये एक ऐसा एनर्जी गैप होता है जिसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते एनर्जी को कैरी करने के लिए, यानी कि इसके दरमियान में वो पोर्शन एम्प्टी होगा। अब कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, कंडक्टर्स के अंदर बच्चों यहाँ पर आपके पास जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप हो चुके होंगे, यानी कि इसके अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा ही नहीं उसमें, बड़ा क्लियरली, यानी कि यहाँ पर देखें ये इसमें क्या होता है, इसके बीच में ये ओवरलैप हो चुके होते हैं।
और यहाँ पर जो आपके पास है वेलस सेमीकंडक्टर के अंदर वेलस बैंड में और कंडक्शन बैंड में गैप तो होता है, लेकिन इंतहाई कम गैप होता है। अमूमन जो होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसके अंदर गैप मौजूद होता है। इंसुलेटर के अंदर यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे गैप होता है, यानी कि अबाउट इसमें तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट चाहिए होंगे तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करके जा सकता है, जो कि उसके अमूमन नहीं मिलते, कि उसकी बिहाफ पे हम उसको इंसुलेटर का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल बना दिया है मैंने, कंपैरिजन टेबल इंसुलेटर का, कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का, ताकि आपको आसानी रहे याद करने के अंदर। इसी के अंदर एमसीक्यू भी बनते हैं। तो कंडक्टर में प्रॉपर्टी देखें आपने, कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इस कंडक्टर का क्या होगा, इंसुलेटर का क्या होगा और सेमीकंडक्टर का क्या होगा, बैंड गैप कितना होगा, करंट कैरियर कौन से होंगे, और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका क्या बिहेव होगा। तो कंडक्टर में 10⁻⁷ ओम पर मीटर, और इसकी टेम्परेचर यानी कि बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और बैंड गैप इसके अंदर कंडक्टर के अंदर आपको पता है होता ही नहीं है, वो तो ओवरलैप हो चुका होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड, तो जीरो। करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, बोथ पार्शियली फील्ड होते हैं, यानी कि इसमें जो होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शियली फील्ड होते हैं। इंसुलेटर की अगर बात करें तो 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर की इसकी कंडक्टिविटी है, और बैंड गैप इसमें 3 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, वो बेस करता है कि आपका मटेरियल कैसा है। कंडक्शन बैंड नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड इसका फील्ड होता है। और सेमीकंडक्टर पे अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर पे 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि इसका उल्ट होता है, इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम भी इसको देते हैं। कंडक्टर को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम देते हैं, और सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम भी देते होते हैं। तो ये आर जो है इसमें, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें बैंड गैप होता है 0.7 से लेके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसके अंदर जो करंट कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, लेकिन इंसुलेटर के अंदर तो करंट कैरियर होते ही नहीं है। इंसुलेटर की बात की जाए, इंसुलेटर में आपके पास सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड जो होता है हैव थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होगा, हमें अभी देखा ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, हम इसको कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन अगर हम टेम्परेचर आपकी बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर एट अबाउट 0 केल्विन आपका यही जो मटेरियल है जिसको हम सेमीकंडक्टर है कह रहे हैं, ये आपका एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा। और जो ही उसको हम टेम्परेचर देते हैं, इवन रूम टेम्परेचर पे, इवन हम टेम्परेचर नहीं भी देते, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है जो तकरीबन 0 से तो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा ही होता है, तो थर्मली फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करके चले जाते हैं, तो फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ फ्लो करते हैं, तो और आपका जो है ये एक जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बच्चा आर्टिकल था आपका एनर्जी बैंड थ्योरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने काफ़ी सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको माइंड में आता है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर को गौर से सुने, जहाँ प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको करें। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें उसका आंसर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।